नमस्कार। हमारी श्रृंखला माइलस्टोन्स में हमने हिंदुस्तान के कुछ बेहतरीन लेखकों की लोकप्रिय कहानियों का रिव्यू और इन डेप्थ एनालिसिस किया। हमारी श्रृंखला रंगमंच की दुनिया में हम विश्व के कुछ बेहतरीन नाटकों का रिव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम आपके लिए लाए थे एंटन चेखव का नाटक अंकल वान्या। आज हम लाए हैं पुलित्जर प्राइज से सम्मानित अमेरिकन प्लेराइट, फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और ऑथर डेविड मैमेट का नाटक ओलियाना। सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाने का मन करे तो हिचकिचाइएगा नहीं, फौरन कर लीजिएगा। बेहतरीन रचनाओं को आपके समक्ष लाने के हमारे इस प्रयास में अगर आप हमें कुछ फाइनेंशियल योगदान देना चाहें तो उसके डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 31 जुलाई 2004 को भारतीय दलित साहित्य अकादमी के कुछ सदस्यों ने प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि की कॉपियों को सरेआम आग में झोंक दिया। उनका तर्क था कि वो प्रेमचंद की किताबों में किए गए दलितों के चरित्र हनन का विरोध कर रहे हैं। प्रेमचंद का सारा लेखन उस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें एक सभ्य और शिक्षित समाज ने हमेशा अपने दायरे के बाहर रखा था। लेकिन उनके सारे लेखन को खारिज कर ये घोषणा कर दी गई कि प्रेमचंद एक सवर्ण लेखक हैं जो केवल सवर्ण पाठकों के लिए लिखते हैं और वो स्वयं दलित विरोधी हैं। वो आगे ये भी दावा करते हैं कि दलितों के बारे में लिखने का अधिकार केवल दलितों के पास ही है। 2014 में एनडीटीवी ने एक डिबेट रखी जिसका मुद्दा था शुड हिंदी रिप्लेस इंग्लिश फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस। इस डिबेट में उन्होंने हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका चित्रा मुद्गल को हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया। जब उन्होंने उनके सवालों का जवाब हिंदी में दिया तब इस प्रोग्राम के एंकर विक्रम चंद्रा ने उनसे अंग्रेजी में बहस और जवाब देने के लिए जोर दिया, लेकिन चित्रा मुद्गल ने हिंदी में ही बहस जारी रखी। वहां उन्हें महसूस हुआ कि वो एक ओपन डिबेट में हिस्सा नहीं ले रही थी, बल्कि ये एक तरफा डिबेट थी जिसे इस तरह से संरचित किया गया था जिससे लग रहा था कि बहस का परिणाम पहले से ही निर्धारित था। लेकिन ये डिबेट ने एक विभत्स रूप तब लिया जब एक वार्ताकार ने सवालों के घेरे में चित्रा मुद्गल के परिवार को लेना शुरू कर दिया। इस डिबेट के बाद चित्रा मुद्गल को धमकी भरे संदेश और मौत की धमकी भी मिली। पॉलिटिकल करेक्टनेस कोई नई घटना नहीं है। 1970 के दशक में अमेरिकन यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस पॉलिटिकल करेक्टनेस की लहर दौड़ रही थी जिसको हवा दे रहा था वहां का लिबरल लेफ्ट। उनकी मांग थी कॉलेजों के पाठ्यक्रम, भाषा और शिक्षण विधियों में बदलाव। कुछ विशेष पुस्तकें सूचीबद्ध हुईं और बाकियों को इस बहाने से हटा दिया गया कि वो अल्पसंख्यकों के प्रति ऑफेंसिव और डिस्क्रिमिनेटरी हैं। उन्होंने छात्रों को अमरीकी रूढ़िवादी समाज द्वारा उत्पीड़ित और हाशिए पर पड़े समुदायों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। पॉलिटिकल करेक्टनेस ने पारंपरिक नैतिकता को फिर से परिभाषित किया। अब वो तय करता कि कॉलेज में, सड़कों पर, ऑफिसेज में लोगों का व्यवहार कैसे होना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, और उनकी ये उग्रता उस बारीक लकीर को तब पार कर गई जब वो ये तय करने लगे कि आपको आपके परिवार के साथ, अपने पति या अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। और इस प्रकार आपको और आपके मूल्यों को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू हो गया। लेफ्ट पॉलिटिक्स, धार्मिक जोश और मिशनरी उत्साह का जब मिश्रण होता है तब पॉलिटिकल करेक्टनेस कैंसल कल्चर का रूप ले लेता है, या यूं कहिए कि कैंसल कल्चर पॉलिटिकल करेक्टनेस का एक विकृत रूप है। 1963 में माओ ने सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट लॉन्च किया जिसका मकसद था चीनी समाज को उनके पारंपरिक तत्वों से मुक्त करना। अगस्त 1966 में माओ ने एक सांस्कृतिक क्रांति शुरू की जिसको रेड अगस्त भी कहा जाता है, जिसका मकसद था चीन के 4 पुराने तत्वों को नष्ट करना। वो 4 तत्व थे पुराने विचार, पुरानी आदतें, पुरानी संस्कृति और पुराने रिवाज। ओल्ड रेड गार्ड्स के नरसंहार के साथ ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई और उनका नारा था चीन के राक्षसों को जड़ से उखाड़ दो।
और राक्षस थे चीन के पुराने क्रांतिकारी और माओ के सहयोगी, जिनको एंटी प्रोलेटेरियन और पॉलिटिकली इनकरेक्ट घोषित कर उनका नरसंहार लेजिटिमाइज कर दिया। बॉम्बार्ड द हेडक्वार्टर्स और टू रिबेल इज जस्टिफाइड जैसे माओ के कुछ आह्वान यूरोप और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में आग की तरह फैल गए, जिसका परिणाम था 1968 में यूरोप और अमेरिका में हुई असफल क्रांति। चीन में भी लाखों लोगों का नरसंहार किया गया। भारत ने भी इसकी लहर को नक्सल आंदोलन की शुरुआत के साथ महसूस किया और माओवादी नारा टू रिबेल इज जस्टिफाइड और पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन जैसे स्लोगन्स ने भारतीय विश्वविद्यालयों में हो रहे छात्रों के हिंसक प्रदर्शनों को और उग्र कर दिया। आतंकवादी छात्र आंदोलन की विफलता के परिणाम स्वरूप लिबरल लेफ्ट का उदय हुआ, खासकर अमेरिकी विश्वविद्यालयों में, जिसने पॉलिटिकल करेक्टनेस, कैंसल कल्चर और ऑक्यूपाई मूवमेंट को जन्म दिया। लिबरल डेमोक्रेसीज में कैंसल कल्चर एक राजनीतिक हथियार के रूप में देखा गया है, जिसका उपयोग लेफ्ट फ्रंट ने बखूबी किया। जो लोग उनके हमख्याल नहीं हैं, उन्हें लेफ्ट ने आधीन किया कि या तो वो उनके विचारों को अपना ले या फिर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। इस अभिव्यक्ति का एक घिनौना रूप देखा जा सकता है फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया में, जहां पर व्यक्ति का सामूहिक बहिष्कार कर दिया जाता है अगर उसने कुछ अपमानजनक, आपत्तिजनक या उनके गुट के विचारों के खिलाफ कुछ कह दिया हो। यहां तक कि कोई मामूली सा जोक कहने पर भी ऑब्जेक्शन लेकर उसका बहिष्कार कर दिया जाता है और आपत्तिजनक मुद्दे पर बात न करके उसे किस तरह से चुप किया जाए, इसके उपाय खोजे जाते हैं। 27 अप्रैल 2017 को जेएनयू में एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी, जिसका नाम था इन द नेम ऑफ लव। ये डॉक्यूमेंट्री केरल की उन लड़कियों के बारे में थी जो प्रेम विवाह करके धर्म परिवर्तन करती हैं और फिर उन्हें लड़ने के लिए सीरिया और अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्री उन माता पिताओं के दुख को दर्शाता है और पारंपरिक मूल्यों के साथ साथ उनके अपने बेटे और बेटियों पर उनके अधिकारों के हनन की बात करता है। लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन ने इस फिल्म को बिना देखे इस पर पेट्रियार्कल और फाशिस्ट प्रोपेगेंडा बताते हुए इसकी स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने कैंपस में तोड़फाड़ की और प्रोजेक्टर और स्क्रीन को नष्ट कर दिया और देखते ही देखते उग्र हो गए। उनका आरोप था कि ये फिल्म सरकार के छात्र विरोधी एजेंडा को बढ़ावा देती है और कैंपस में कम्युनल प्रोपेगेंडा का प्रचार करती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इसके पीछे सरकार का मकसद कैंपस में डर का माहौल बनाना है और उन छात्रों को डराना है जो उनका विरोध कर रहे हैं, और साथ ही इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से केंद्र सरकार उनके प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज पर अपना शिकंजा कसना चाहती है। उनके प्रवक्ता का कहना था कि हम इस स्क्रिप्ट से परिचित हैं और ये हमें डराने में कामयाब नहीं होगी। हम उन सभी चीजों के खिलाफ लड़ेंगे जो व्यक्ति के अधिकारों का हनन करेगी, और इसीलिए आजादी, खुलेपन और सच्चे लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम आपकी ये मिसोजिनिस्ट फिल्म की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं देंगे। नतीजा ये हुआ कि फ्री स्पीच के नाम पर उन लोगों ने फिल्म की स्क्रीनिंग और उस पर बहस होने ही नहीं दी और उस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि फिल्म का इन सब बातों से कोई लेना देना ही नहीं था। केसी जे एक अमेरिकन फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार है जिसने विविध विषयों पर फिल्में बनाई हैं और अपनी फिल्मों के जरिए उन्हें एक नारीवादी ताकत होने का गौरव हासिल हुआ। लेकिन जब उसने सोचा कि मेंस राइट एक्टिविज्म पर फिल्म बनाकर उनके ढकोसलों का बेनकाब किया जाए, तो उसे अपने ही नेमेसिस का सामना करना पड़ा। उसे महसूस हुआ कि उसने मर्दों की दुनिया और उनकी तकलीफों को हमेशा अपने बायसेस और प्रेजुडिसेस से ही देखा था। वो बताती है कि वो विषैली गलतफहमियों का शिकार थी। वो अपना उदाहरण देते हुए कहती है कि जब वो डॉक्यूमेंट्री के लिए मेल राइट मूवमेंट के एक्टिविस्ट से मिलने जाती, तो अपने बायस और प्रेजुडिसेस के चलते पहले से ही मान के चलती कि ये आदमी तो मिसोजिनिस्ट है और नारी विरोधी है। इसलिए जब बात करते समय वे लोग एक साधारण सा तर्क सामने रखते, तो केसी उसमें खुद ब खुद सेक्सिस्ट और एंटी फेमिनिस्ट झुकाव ढूंढने लगती
और मनगढ़ंत अर्थ उनकी बातों में खोजने लगती। जब एक मेंस राइट एक्टिविस्ट कहता कि औरतों के लिए यूएसए में 2000 डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर्स हैं और आदमियों के लिए सिर्फ एक, तो उसे सुनाई देता कि वो कह रहा है कि औरतों के लिए 2000 शेल्टर्स की तो जरूरत ही नहीं है। वो झूठ बोलती हैं कि उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। ये सब एक स्कैम है। जब दूसरा मेंस राइट एक्टिविस्ट पूछता कि आदमियों को न्याय क्यों नहीं मिलता जब उन पर महिलाएं बलात्कार का झूठा आरोप लगाती हैं और इस आरोप की वजह से उन्हें बलात्कारी घोषित कर दिया जाता है, उनके कठिन परिश्रम से संजोई हुई जिंदगी एक ही पल में तबाह हो जाती है, उनका परिवार बिखर जाता है और आजीवन उसे शक की निगाह से लोग देखते हैं, तो केसी को सुनाई देता कि वो कह रहा है कि बलात्कार कोई बड़ी बात नहीं। बहुत देर लगी उसे समझने में कि उसके पूर्वाग्रहों ने कितनी गहरी जड़ पकड़ी हुई थी कि हर कही बात को उसे केवल विकृत ध्वनि ही सुनाई दे रही थी। और फिर इस अनुभूति के बाद उसे जिस कैंसल कल्चर या बहिष्कार का सामना करना पड़ा वो उसके लिए अकाल्पनिक था। जिन फेमिनिस्टों का वो आजीवन संबल बनी हुई थी, उन्होंने ही उसे एंटी फेमिनिस्ट और प्रो मेल राइट एक्टिविस्ट कहकर उसकी संजोई हुई प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के बाद वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गहन निंदा का विषय बन गई और बाद में अपने ही समुदाय के लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया। उनकी नजर में उसने शत्रु के साथ मानवीय संवेदना रखकर बहुत बड़ा पाप किया था। ये ग्रुप्स एक व्यक्ति को तब तक घेरते हैं जब तक उसे दूसरों के लिए दया और सहानुभूति रखने के अपने इस अपराध पर शर्मिंदगी ना हो। वे खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक होने का दावा करते हैं, फिर भी जब आप उनके हितों के खिलाफ बोलते हैं तो वे आपकी अवमानना करते हैं। पॉलिटिकल करेक्टनेस और कैंसल कल्चर जब जमीनी स्तर पर पहुंचता है तो ऑक्यूपाई मूवमेंट का रूप ले लेता है। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, ये सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करके उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को मजबूर करते हैं। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया ने ऑक्यूपाई मूवमेंट और कैंसल कल्चर को मोबिलाइज करने या संगठित और एकत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अमेरिका के यूनिवर्सिटी कैंपस से शुरू हुई और इतनी तेजी से फैलकर यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के रास्ते अरब देशों में अरब स्प्रिंग का रूप अख्तियार कर गई। जब अरब स्प्रिंग का विस्फोट मिडिल ईस्ट में हो रहा था, उसी वक्त इंडिया में अन्ना हजारे मूवमेंट ने गति पकड़ी थी। अरब स्प्रिंग का आईसिस में तब्दील हो जाना और भारत में जेएनयू, जामिया मिलिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के रास्ते कैंसल कल्चर और ऑक्यूपाई मूवमेंट की बढ़ती उग्रता और शाहीन बाग जैसे आंदोलन ने आम लोगों को इस कदर हिला दिया कि खुद को उदार समझने वालों ने इस सब से आतंकित हो कंजर्वेटिज्म को अपना लिया। ऐसी घटनाओं के चलते पूरे विश्व भर में, चाहे वो ब्राजील हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या फिर फ्रांस, कंजर्वेटिज्म की लहर दौड़ गई। ओलियाना नाटक जब ब्रॉडवे में पहली बार खेला गया तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। नाटक को देखने आए दर्शकों में विभाजन हो गया और आपस में लड़ने लगे। लोगों ने मंच पर चढ़कर कैरल की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री को ये चिल्लाते हुए थप्पड़ मारा कि वो इसी के लायक है, क्योंकि किसी को भी हक नहीं कि वो उनकी जिंदगी को नियंत्रित करे और उन्हें सिखाए कि अपने पति या पत्नी या अपने बच्चों से बात करने का पॉलिटिकली करेक्ट वे क्या है। ऐसा हादसा जब दर्शक आपस में भिड़ जाए और एक्टर्स की भी पिटाई कर दें, किसी भी नाट्य रंगमंच पर पहले कभी नहीं देखा गया और ये नाटक रातों रात नेशनल सेंसेशन बन गया। इसके लेखक और नाटक के निर्देशक डेविड मैमेट का मानना है कि इस नाटक में दोनों ही पात्र जॉन और कैरल सही भी हैं और गलत भी। लेकिन आलोचकों ने फिर भी डेविड मैमेट पर मिसोजिनिस्ट होने का आरोप लगाया, ये कहकर कि वह जॉन का पक्षधर कर रहे हैं। इस नाटक में केवल 2 पात्र हैं, कैरल और जॉन। कैरल एक कॉलेज की छात्रा है और जॉन उसका प्रोफेसर। कैरल पढ़ाई में कमजोर है
और जब रिपोर्ट उसके हाथ में आती है तो उसे पता चलता है कि वो फेल हो गई है। नाटक की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैरल जॉन से उसके ऑफिस में मिलने आती है। वो जानना चाहती है कि जॉन ने उसे फेल क्यों किया। वो जॉन पर जानबूझकर जटिल शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है, जो उस जैसे कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति के लिए समझना मुश्किल है। जॉन का मानना है कि कला का किसी सामाजिक स्थिति से कोई लेना देना नहीं, बल्कि कला तो स्वयं चीजों को समझने का एक परिष्कृत रास्ता दिखाती है और एक साधारण चीज को भी विशेष बना देती है, और साथ ही सामाजिक वास्तविकताओं का चुनौतीपूर्ण सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। नाटक 3 भाग में है। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि बातचीत की पूरी श्रृंखला एक के बाद एक गलतफहमियों का शिकार होती जाती है, जो एक पावर स्ट्रगल या शक्ति प्रदर्शन का रूप ले लेती है, जिसकी एक ओर जॉन है और दूसरी ओर कैरल, जो अपने यूनियन के समर्थन से पॉलिटिकल करेक्टनेस और कैंसल कल्चर का, या यूं कहिए कैंसल जॉन का, उस पर प्रयोग करती है। नाटक के अंत में जॉन को पता चलता है कि उसके साथ छल करके उसे फंसा दिया गया है, जिसका परिणाम शुरुआत से ही निर्धारित कर दिया था। अपने सब्जेक्ट में जॉन की निपुणता कहीं ना कहीं उसे एक पावर, एक अथॉरिटी या अधिकार देती है कि वो ये तय करे कि क्या पढ़ाया जाए और कौन सी किताब पढ़ाई जाए। लेकिन कैरल अपने समूह द्वारा सशक्त होने पर और उनसे प्राप्त ज्ञान के बल पर यह मानती है कि अब वो जॉन से ज्यादा जानकार हो गई है और अब जॉन का ज्ञान उसके लिए व्यर्थ है, और सिलेबस में से जॉन की लिखी किताब को हटाने से कैरल और उसका समूह जॉन के इस ज्ञान को रद्द करके उसके अधिकार को ही नेसो नाबूद कर देगा। और अब वे लोग खुद निर्णय करेंगे कि उन्हें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, कौन उसे पढ़ाएगा और किन मूल्यों को आने वाले समय में अधिकृत किया जाएगा। कैरल और उसके समूह का अंतिम खेल या एंड गेम अमेरिकी परिवार की संरचना को ही नष्ट करना है, क्योंकि यही जॉन के मूल्यों का केंद्र बिंदु है और इसके नष्ट होने के बाद ही अंतिम क्रांति का उदय संभव है। इस नाटक में विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं और उनमें से एक मुद्दा है तुष्टीकरण या अपीसमेंट की समस्या। और जॉन के लिए कोई परेशानी ही नहीं खड़ी होती अगर जॉन कैरल को खुश करने की कोशिश नहीं करता। वो अपने विनाश को रोक लेता अगर उसने कैरल की मांगों को शुरू से ही नकार दिया होता। आखिर में जॉन के पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो उनके सामने घुटने टेक दे। ये है डेविड मैमेट का नाटक ओलियाना का पहला भाग। भाग 2 में नाटक का हिंदी रूपांतर हम आपके लिए लाएंगे, जिसका अनुवाद किया है रेडियो टॉकिस ने। तब तक के लिए सी यू।